In this question, consider a thin spherical shell of radius r with center at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of magnitude of electric field E and the electric potential VR with the distance r from the center is best represented by which graph. ओके तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल सेल बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या दे रखा है, ये दिया है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड थिन स्फीयर वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैं गॉसियन स्फीयर लेता हूँ तो इसमें इनक्लोज जो क्यू इनक्लोज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो स्फीयर के स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है। ठीक है, तो इनसाइड क्यू नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये कांस्टेंट मतलब भी को दिखा रहा है, और यहाँ पे जो डार्क लाइन है ब्लैक लाइन में ये ई को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा पोटेंशियल यहाँ से और यहाँ तक मतलब आर तक जो है कांस्टेंट है। ये देखिए ये पोटेंशियल कांस्टेंट तो नहीं है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये पोटेंशियल देखिए ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो होगा हो सकता है वो डी हो सकता है और बी हो सकता है। ठीक है, तो आउटसाइड की बात करते हैं। ये तो इनसाइड हुआ, इनसाइड में ई जीरो हो गया और भी कांस्टेंट हो गया। और आउटसाइड आउटसाइड ऑफ स्पेरिकल स्पेरिकल सेल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 1/r का और 1/r² का जो ग्राफ होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, तो अगर इसको मैं ई मानता हूँ और इसको आर मानता हूँ तो 1/r² का ग्राफ होगा वो शार्पली मतलब डीके करता है, जैसे एक्सपोनेंशियली या शार्पली डिप जाता है। और 1/ केवल आर का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा थोड़ा मतलब करके नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी का और आर का रिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से नीचे चला जा रहा, और यहाँ पे तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमें बोला कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर kept at 0, 0, a/2 and 0, 0, -a/2। ओके, मतलब कि ये जेड एक्सिस पे रखा गया रिस्पेक्टिवली। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a, 0, 0 और टू 0, a, 0 इज। ओके, तो देखिए इसको हम लोग अगर 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस। हमारा जेड एक्सेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है वो है a/2 डिस्टेंस पे है। क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं प्लस क्यू ले लेता हूँ। और -a/2 पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो ये का क्या फॉर्म करते हैं, ये डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ से हमको बोला है कि देखिए
माइनस ए से, मतलब माइनस ए एक्स एक्सेस पे माइनस ए यहाँ होगा और वाई एक्सेस पे ए तक, ठीक है, यहाँ तक ए तक। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q, एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे मान लो कि हमारा डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। मतलब कि अगर यहाँ हम पोटेंशियल निकालें तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर ये r डिस्टेंस पे है तो v इज इक्वल टू वी ड्यू टू माइनस क्यू प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और r भी कॉमन ले लो क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो इससे ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये देखो ये इक्वेटोरियल कब आएगा 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। तो इस एक्सेस पे जहाँ पे चार्ज है उससे 90 डिग्री पे जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ से देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा वर्क डन होगा वो Q इंटू जीरो बराबर जीरो। तो हमको जो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और 3 पॉइंट दिया है, उस तीनों पॉइंट पे वी ए वी बी वी ए पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो वी ए वी बी वी सी है। तो वहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि वी ए क्या होगा, मतलब वी ए वी बी से ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ठीक है, कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा और किसका कम होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक सपोज करो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा एक लॉन्ग शीट है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको 3 पॉइंट दिया है यहाँ पे, कौन कितने पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट ए बी और सी। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस के अलोंग है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमको बोला है कि मान लो ये हम ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक्स एक्सेस के अलोंग 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बोला कि लेट ए बी द ओरिजिन। ओके, ए जो है ये ओरिजिन है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, भी ए है, ठीक है, एंड सॉरी बी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी बी है। और यही वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे सी पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल भी सी है, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सीट है ना, ये सीट है, तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, और इसी सीट पे ही रहेंगे तो पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वी बी जो होगा, वी बी इज लेस देन होगा वी ए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। तो वी ए पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो वी बी से ज़्यादा होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके। Hello friend, we have a question. In this question there are three charges plus q as a big Q and plus small q ठीक है, are placed at the vertices of right triangle isosceles, ठीक है, as on the net electrostatic energy of the configuration is 0 and net energy कितना दे रखा है 0। तो हमसे पूछे q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, q कितना किसके बराबर होगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, है ना। ये देखो आइसोसेलेस है, मीन्स ये 45, ये 45, ये 90 है ना, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा a√2, ठीक है, ये लेंथ पता चल गया। अब क्या करेंगे, एनर्जी लिखेंगे टोटल, क्या होता है KQ/R, है ना। तो इसके वजह से ये दोनों का समेशन KQ/R, R ये कितना होगा लेंथ a, है ना, ये KQ/R कितना होगा ये a√2, है ना। दूसरा या तीसरा इसके बीच में डालेंगे, है ना, KQ/R, R कितना a इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या Q का वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। ये K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, Q पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल, है ना, ठीक है। तो Q हम जब कॉमन लेते हैं तो 1 + 1/√2 इक्वल टू कितना हो जा रहा है देखो -Q, है ना। तो Q कितना आ जा रहा है देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे देखो √2 + 1/√2 इक्वल टू -Q। तो Q का वैल्यू -Q√2 अपॉन कितना है √2 + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। थैंक यू। इसको देखो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका कि रेडियस 0.5 मीटर का है, उस पर टोटल चार्ज कितना है 1.11 × 10⁻10 कूलम, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और उसका सरकमफेरेंस पे, ठीक है ना। और वो जो है ना उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है E, ठीक है, जो कि हर जगह है स्पेस में, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि इस इंटीग्रल का जो है ना हमें वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रल -∞ to 0 -E.dl का। अब E.dl इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है E.dl इक्वल टू होता है V होता है। तो चलिए हम इसका फाइंड करते हैं। हमें पता है कि -L इक्वल टू इन्फिनिटी टू L इक्वल टू 0 -E.dl का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है L इक्वल टू इन्फिनिटी से L इज इक्वल टू 0 dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dV। V एट सेंटर क्योंकि 0 है तो V एट सेंटर लिख सकते हैं इसको, V एट इन्फिनिटी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए V एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, V एट इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो चुका है कि यहाँ पे जो है ना हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है हमारा 0, ठीक है। पोटेंशियल इन्फिनिटी हम मानते हैं 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि -∞, ठीक है ना, L इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ L इक्वल टू इन्फिनिटी टू L इक्वल टू 0 E.dl क्या करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है ना। सो हम V सेंटर कितना निकाल सकते हैं, V सेंटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/R लिख सकते हैं, ठीक है। V कितना होगा, सेंटर पे इतना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू Q कितना दिया हुआ है 1.11 × 10⁻10 दिया हुआ है, इतना कूलम, अपॉन रेडियस दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा सेंटर पे कितना आ जाएगा, ये 2 वोल्ट आ जाएगा, और इन्फिनिटी तो 0 है। सो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो जाता है V इन्फिनिटी कितना होता है, V सेंटर माइनस V इन्फिनिटी, तो 2 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट हमारा आंसर होता है, ठीक है। वोल्ट इज 2 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा हमारा। An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of. So
as we know, alpha particle is, let's say, 4 helium. So here this consists of 2 proton and 2 neutron, and we can say uranium nucleus means U235, let's say 92. Here we can say this consists of 92 protons, and we can say here 235 minus 92 comes as 3. Now this 12 9 becomes our, let's say 39 becomes 4, 143 neutron. So we can say charge on the alpha particle is, let's say, plus 2e corresponding to this proton, and charge corresponding to uranium nucleus is plus 92e, as we can say here that neutron is chargeless. Now it says when the alpha particle is approaching this uranium nucleus, so initially they are far apart. This is uranium nucleus and this is our alpha particle. It has initial energy of 5 mega electron volt. Let us suppose this is the initial kinetic energy. Now when this approaches, so the distance of closest approach, so when the alpha particle, let's say, comes to this position, its final kinetic energy becomes equal to 0, and initial kinetic energy was, let's say, 5 mega electron volt. We need to find this distance of closest approach. So initial potential energy, as it was at infinity, can be supposed to be 0, and final potential energy, we can say here, comes to be our kq1 q2 divided by r. So here this comes as kq1 q2 divided by the closest distance is d. Now since the electrostatic force is conservative force and the only force acting between them, hence we can conserve mechanical energy, that is initial potential plus initial kinetic equal to final potential plus final kinetic. Initial potential energy is 0. Initial kinetic energy is 5 mega electron volt. So 5 into 10 power 6 electron volt. Now here in electron volt we can say final potential energy is, let's say this comes as, we can say this is equal to 184 k into E square divided by d, and final kinetic energy at the distance of closest approach becomes 0. So now we can say here this E and 1E cancels, so this comes in SI unit. So we can say here 5 into 10 power 6 becomes equal to 184 into value of k, Coulomb's constant is 9 into 10 power 9, 1E value is 1.6 into 10 power minus 19 divided by d. Here d is the distance of closest approach, so d comes to be 530 into 10 power, we can say, minus 16 meter. So here we can say as this comes to be 5.3 into 10 power minus 14 meter, and converting to centimeter, as all options are in centimeter, so this can be written as 10 power minus 12 centimeter. So of the order of, we can say, 10 power minus 12 centimeter, hence option number 3 is the correct answer. Hello everyone. So we are given with the question that is our statement type. So statement 1 says, for all practical purposes, the earth is used as a reference at zero potential in electrical circuits. Statement 2 says, the electrical potential of a sphere of radius r charged with charge q uniformly distributed on the surface is given by q by 4 pi epsilon 0 r. So we know that any device, let's say in case of a capacitor, we have studied in the theory part, if we earth the plate of a capacitor, so we take the potential of this plate to be as 0, because we consider earth as a reference point where we take potential to be as 0. So this plate will also, if it is earth, so its potential will drop to 0. Alright, so statement 1 is a correct statement. Now let's check over the statement 2. It says the electrical potential
of a sphere of radius r with charge q uniformly distributed on its surface is given by. So in case of a sphere, we can say, let's suppose that this is a sphere and a charge of q is being distributed over here on its surface. So its potential, we have studied if it is having a radius of capital R. So the potential on the surface is given by kq by R. So potential formula is kq over R, and the value of k is nothing but 1 over 4 pi epsilon 0 q by R. So this is also a correct statement. So both the statement are correct, but both are do not have any relation with each other. So we can say statement 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is correct explanation. No, this is incorrect because both are not having any relation with it. So statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Yes, this is a correct option to this question. And I hope you have understood the concept, and thank you for watching. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी सरफेस की पोटेंशियल यहाँ पे वी नॉट और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 एज्यूम करनी है। इस स्फीयर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जिन पे पोटेंशियल 3v0/2, 5v0/4, 3v0/4 और v0/4 है। तो हमें ये बताना कि जो R1, R2, R3, R4 है उनका रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले एक वो हमें ये पता है कि अगर R इज लेस देन R तो उस पॉइंट पे इस सरफेस की वजह से, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिख सकते हैं। वो होगी V = K × Q/2 कैपिटल R क्यूब इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर है। तो ये होगी पोटेंशियल किसी भी R लेस देन R के लिए, और R कैप ग्रेटर देन R के लिए पोटेंशियल होती है V = KQ/R, यानी जो रेडियस डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो। अब इसके सरफेस पे पोटेंशियल V0 है, तो जो भी पोटेंशियल V0 से ज़्यादा है वो R लेस देन R के लिए, और जो भी पोटेंशियल V0 से कम है वो R ग्रेटर देन R के लिए। तो हमें ये पता है 3v0/2 इज़ ग्रेटर देन V0, तो हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 के लिए पोटेंशियल है 3v0/2 = KQ/2 R³ इंटू 3 R² माइनस R1²। और हमें ये पता है कि जो K × Q/R है, जो रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है V0। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं 3v0/2 = KQ/1 R को हम V0 लिख देता हूँ, तो V0/2 R² बन गया, ये ऊपर आ गया 3 R² माइनस R1²। V0 से V0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3 R² = 3 R² माइनस R1²। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो हमारे पास पहली वैल्यू आती है R1 = 0। R2 के लिए, R2 भी हमें पता है कि जो R2 के ऊपर पोटेंशियल है वो 5v0/4 है, ये भी V0 से बड़ी है, तो इसके लिए भी R लेस देन R वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से पोटेंशियल R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 के लिए पोटेंशियल क्या है, 5v0/4 = KQ/2 कैपिटल R³ इंटू 3 R² माइनस R2²। ये होगा फॉर्मूला। KQ/1 R को फिर V0 लिख देते हैं, तो 5v0/4 = V0/2 R² इंटू 3 R² माइनस R2²। 2 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 बचता है, V0 से V0 कैंसिल, तो यहाँ आता है हमारे पास 5/2 R² = 3 R² माइनस R2²। तो इसको सोल्व करते हैं, तो R2 की वैल्यू आती है हमारे पास कैपिटल R/√2। तो हमारे पास R2 की वैल्यू भी आ गई। अब R3 के लिए सोल्व करते हैं। R3 के लिए हमें पता है पोटेंशियल जो है वो 3v0/4 है, यानी V0 से कम है, यानी R इज़ ग्रेटर देन R। तो R3 के लिए पोटेंशियल है
वी नोट बाय 3v0/4 इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। इसको कैपिटल आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और जो के क्यू बाय आर है इसको वी नोट रख देते हैं। तो 3v0/4 इज इक्वल टू वी नोट इंटू आर अपॉन स्मॉल आर। वी नोट से वी नोट कैंसिल, तो जो R3 की वैल्यू आती है वो आती है R3 इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स R। तो हमारे पास यहाँ से R3 की वैल्यू आ गई। R4 के लिए सिमिलर, R4 के लिए भी हमें पता है पोटेंशियल V0/4 है जो V0 से कम है, तो R4 के लिए सोल्व करते हैं। तो पोटेंशियल है V0/4 इज इक्वल टू के क्यू बाय R4। कैपिटल R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और के क्यू बाय R को वापस V0 रख दिया। तो इसको सोल्व करने से R4 की वैल्यू आती है हमारे पास 4 टाइम्स R। तो हमारे पास R1, R2, R3, R4 तीनों की वैल्यू आ गई। वैल्यू क्या आई, यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख देते हैं सारी। लेट से R1 की वैल्यू हमारे पास आई है 0, R2 की वैल्यू हमारे पास आई है R/√2, R3 की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3R और R4 की वैल्यू हमारे पास आई है 4R। इसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि R1 की वैल्यू 0 है और R2 बड़ा है R4 माइनस R3 से। R1 की वैल्यू 0 है, ये चीज़ तो सही है। R4 माइनस R3 की वैल्यू क्या है, R4 माइनस R3 है 4 माइनस 4/3R। 4 माइनस 4/3R की वैल्यू क्या होगी 8/3। 8R/3 R/√2 से बड़ा है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी R1 0 नहीं है, ये यहीं पे गलत हो गया कि R1 की वैल्यू 0 आ रही है। ऑप्शन सी है कि R1 की वैल्यू 0 है और R2 छोटा है R4 माइनस R3 से, तो ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी है 2R2 छोटा है R4 से। 2R2 क्या होगा, 2R2 होगा 2 इंटू R/√2 यानी √2 टाइम्स R, और ये इसने बोला कि ये √2 टाइम्स R छोटा है 4R से, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा आंसर है सी और डी। Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given that 6 point charges are kept on the vertices of a regular hexagon of side L and center is given as to be O. So these are the charges which have been placed on the these sides of a hexagon. Now K is a value is given as to be, we can assume this value as to be 1/4 pi epsilon Q by L square. So this factor we could assume that it is K. Now which of the following statement is are correct? So basically we need to find whether electric field at O is given as to be 6K along OD. We need to find this value. So we can check this one, whether electric field is like this or not. Okay, now for this part, for example, this charge is Q. From here to here, what would be the value of the force? We know that force value would be equals to 1/4 pi epsilon, then Q divided by L square, because distance would be L. So it is a regular hexagon. So for positive charge, it is away from, basically it is away from, so this would be the direction for this positive charge. We can just write its value to be K. This is a negative charge, so it would be towards the negative charge. Everything is same, so we can say that it would be Q. Now here if we see this, so it is a negative charge, so it would be towards the negative charge, it is K. Now here it is positive charge, it would be away from positive charge, it is what, it is equals to K. Okay, now here is twice of Q, so it is twice Q, that means here the force would be 2 times of K, and here is plus 2Q, so it would be away from the positive charge and the magnitude would be 2K. Okay, now we see that this 2K and this 2K, these are in the same direction, so we can just write their value as equals to what, their value would be equals to 4K. Now we just need to find what is the net resultant of these 1 2 3 4 quantities. Okay, now in this direction, what would be the value in this direction? If you draw this direction would be what, this direction is K plus K, that would be 2K. And what is this direction? It would be what, K plus K, that means 2K. So this is 2K, this is 2K. And what is the angle? Angle is 120 degrees. Okay, now what would be the net value? If we call the net force value would be equals to what, net value would be equals to, if there are two vectors, how to find the value of net? We just square these terms, so it would be 2K square plus 2K square plus 2 times 2K into cos of the angle. So A square plus B square plus 2AB cos of theta. So we just square this, so it would be 4K square plus B square this, it would be 4K square plus then 2 into
this value into this value. So that means 4 into k square. And what is the value of cos 120? It is minus 1 by 2. It is minus 1 by 2. Okay. Now this and this would be gone, and it would be minus 4k square. So 1 power would be gone. So f net value would turn out to be what? F net value would turn out to be 2k. Now this is 2k due to what? Only due to this one, this one, this one, and this one. And there was already 2k here and 2k here. That means our net, we can say that net force F net at O would be equals to this value 2k, and due to the positive and the negative charge as 2k plus 2k. So this value would turn out to be 6k. And what is the direction? We can see that direction would be along from O to D. So that means A statement is correct. Let's check our B statement. Potential at O is 0. At O, the potential value is 0. So that would be 0. Why? Because we see how do we write potential. We write potential as, we just write potential here as V equals to 1 by 4 pi epsilon. And now this distance for each and every one from here, it is always L. So we can just take L to be outside, and then we just write what is the total charge. What is the total charge? We can just write Q, because this factor would be same for everyone. So we can just write here as summation of Q. Now what is the net charge? If we could see, so this is plus Q minus Q, so this would be gone. Plus Q minus Q, this is gone. Plus 2Q minus 2Q, this is also gone. So net charge is what? 0. So we say that potential would be 0 at O. So this is the potential 0 at O. So we have seen that our B statement is also true. Now potential on all point on the line PR is same. So this is the line PR. So the potential would be same. This is also true. Why? The reason being, so this and this, these are forming what? If you could rub this part, if you can just rub this one. Okay. Now what are this and this part forming? These are forming a dipole. So these are forming a dipole. These are forming a dipole. Similarly, this and this would be forming a dipole. Here and here, there would be a dipole. And there, here and here, these are also forming a dipole. Okay, charges are same, plus minus, here plus minus, and here plus minus. So basically there are 3 dipoles. Okay, now we know that if we calculate potential on the midpoint, for example, this would be lying on the perpendicular bisector. If we calculate the potential on the midpoint, so its value would be 0. Its value would be 0 just at the midpoint. Okay, so along this line, potential value would be same for each and every point. So if you move from P to R, whether we move from P to R in this direction, so potential value would be constant. Okay, so we can just prove. Now for here part, let's assume for this part. Okay, we just wanted to calculate potential here. So we see that this is positive, this is negative, and the distance are same. So by the same logic, the total charge would be what? Total charge would be 0. So that means potential here would be 0. Similarly, we can check potential here. Similarly, we can check potential here. So that means C option is also true. Now we need to check whether potential on all points on the line ST is same. On the line ST, no, there would not be same. For example, if we consider a point here, let us consider a point here. So here distance is something else, here distance is something else, from here distance is something else, from here distance is something else. So we see that these dipoles, these are not cancelling potential at these locations. That means this option is incorrect. So what are our correct option? A option is the correct option, B option is the correct option, and C option is the correct option. So hope you have understood this solution. Thank you.